हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 1 का अगला आंसर, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये आपको कुछ खास चीजें समझाता है कि किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए और किस तरह से आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, वहां पर आपको सारा एक्सप्लेनेशन इन डिटेल शॉर्ट कोड के साथ मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज के इस आंसर को शुरू करते हैं, जहां हम डिटेल में समझने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों, ये जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इसमें मैनेजमेंट को कई मुद्दों का ध्यान रखना है, कई चीजों को समझना है, कई चीजों को बारीकी से परखना है। और उसी में अगर आप सबसे पहले देखें तो वर्क स्टडी का एनालिसिस हमें करना है। इसके अलावा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल रखना है। दोस्तों, ये बारीकी से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या। देखिए, वर्क स्टडी है एफएमटी के बारे में। एफएमटी यानी वर्कर्स की फटीग स्टडी करना, काम का मोशन स्टडी करना, पर्टिकुलर मेथड स्टडी करना और समय कितना लगेगा यानी टाइम को स्टडी करना। तो बेसिकली वर्क स्टडी के अंदर हम एनालाइज करते हैं एज अ मैनेजमेंट कि भाई फटीग स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है, कितना मेथड आप बेस्ट फॉलो कर रहे हैं और कितना समय आपको लग रहा है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये वर्क स्टडी है, जिसके अंदर आप कुल मिलाकर के 4 पॉइंट्स देखते हैं। एफएमटी, फटीग, मोशन, मेथड, टाइम। फटीग, मोशन, मेथड, टाइम। अरे फटीग, मोशन, मेथड, टाइम, इन चारों पॉइंट्स के जरिए एक वर्क का एनालिसिस होता है, वर्क स्टडी को एनालाइज किया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्लानिंग लेवल और इंप्लीमेंटेशन लेवल के अंदर। ये भी क्या है, ये बारीकी से हम समझ लेते हैं। यहां पर दोस्तों अलग अलग मैनेजर्स और अलग अलग क्लर्क्स, अलग अलग बॉसेस असाइन किए जाते हैं। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा है वो समझा जाता है और फाइनली रिपोर्ट्स कौन किसको करेगा और किस तरीके से आसानी से मेंटेनेंस के साथ काम होगा, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सीखते हैं। इसके अलावा भी कई और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। हर पॉइंट आज ही के वीडियो में बारीकी से देख लेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं वर्क स्टडी के साथ। जी हां दोस्तों, जब बात आती है वर्क स्टडी की, जब बात आती है वर्क स्टडी की, तो मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे पहले बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी इज टू बी डन। यानी कभी भी किसी को काम सौंपने से पहले एक वर्क स्टडी करना जरूरी है, वर्क एनालिसिस करना जरूरी है। Yes, it should be done by the management. Work study consists of an organized, systematic and critical assessment. आहा, क्या बोल रहा है भाई? वो बोल रहा है organized, systematic, critical assessment। जी हाँ, आपको पहले ध्यान से देखना है कि ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं रिसोर्सेस, सिस्टमैटिक कामकाज होने वाला है या नहीं, और साथ ही साथ क्रिटिकल असेसमेंट करना है, यानी बारीकी से असेसमेंट करना है, एकदम ध्यान रख के असेसमेंट करना है और फिर ही किसी को काम सौंपना है, उसकी औकात, उसकी काबिलियत के हिसाब से। ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस, work study is based on the techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study, जिसको मैं प्यार से FMT कहता हूं। जी हां, fatigue, motion, method और time। fatigue, motion, method, time। फटीग, मोशन, मेथड, टाइम। वर्क स्टडी है पहला टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसके अंदर आती है एफएमटी। एफएमटी मतलब फटीग, मोशन, मेथड, टाइम। फटीग, मोशन, मेथड, टाइम। चलिए बारीकी से हर किसी को एक एक करके समझ लेते हैं। जी हां, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपके सामने है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में एग्जैक्टली है क्या? जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, target pressure, heavy working tools and poor working conditions result into physical and mental stress। मतलब दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा लोड दे दिया गया है, टारगेट का प्रेशर दे दिया गया है, आपको काम के दौरान कोई ब्रेक भी नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा छोटा सा लंच ब्रेक हो गया या थोड़ा सा ब्रंच ब्रेक हो गया, ये भी अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो बस काम में आप पकते जाएंगे, काम में आप बोर होते जाएंगे, एक फटीग सा आपके दिलो दिमाग में आ जाएगा और इसी को कहते हैं फटीग स्टडी। It has an
एडवर्स इफेक्ट, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगेगी, आपकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी और कहीं ना कहीं आप उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, द स्टडी ऑफ फटीग एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो यानी ये जो फटीग स्टडी है, इसके जरिए मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट देखता है कि यार एक एवरेज, ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है और उतने घंटे में उसको कितने मिनट का ब्रेक देना चाहिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और वापस जब काम पे लौटे तो जबरदस्त जोशो जुनून के साथ लौटे और इससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन सफलता प्राप्त करे। तो ये होती है एफ फॉर फटीग स्टडी। बात करें दोस्तों दूसरी स्टडी की, तो ये है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी की जब बात आती है तो मैं बता दूं, the study of required motion means movement of an employee as well as machine while completing a particular task is very important। यानी भाई कितना समय लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, मशीन को भी और व्यक्ति को भी। आप नाला सुपारा से हमारे जा रहे हैं चर्चगेट काम करने के लिए, भाई ट्रेन के धक्कों में ही आपका आधा दिन तो गुजर जा रहा है, हाँ गुजर ही जा रहा है। और ऐसे में जब आप थके हारे ट्रेन के धक्के खाकर ऑफिस पहुंचते हो तो क्या ही प्रोडक्टिविटी है, क्या ही एफिशिएंसी, मतलब आधा दिन तो जोश में आने में ही लग जाता है। फिर वापस रात को लौटो ट्रेन के धक्के खा खा के, नाला सुपारा है, नाला सुपारा है, नाला सुपारा है, उतरा है, हमको हमारा बैग रह गया। यही लफड़े में आपका मोशन ही इतना ज्यादा है कि आप काम पर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। और दोस्तों ये एक दुख है, एक दर्द है, एक पीड़ा है जो हर एम्प्लॉय ट्रेन के धक्के खाने वाला समझ सकता होगा। दोस्तों इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी इमोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। यानी अगर मैनेजमेंट मोशन स्टडी करेगा ना तो मोशन स्टडी के जरिए वो देखेगा कि यार अननेसेसरी टाइम मेरे एम्प्लॉय का कहां वेस्ट हो रहा है, मशीन को यहां से वहां लेकर जाने में या आदमी को जो एम्प्लॉय है हमारा उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही समय अगर लग रहा है तो यार उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इससे अच्छा है कि मेरे नजदीक जो रहते हो ऑफिस के उन लोगों को काम पे रखा जाए ताकि वो तुरंत ऑफिस में आ भी सकें और काम भी तेजी से कर सकें, फ्रेश होकर के कर सकें, अच्छे से कर सकें। यस, इट आल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो वेदर सम एलिमेंट्स, जी हां, वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। यानी इस स्टडी के जरिए हम चेकआउट कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कौन से काम का, कौन से टाइम पे कौन आएगा, अगर कोई दूर रहता है तो उसका टाइम क्या होना चाहिए, कोई जल्दी आ सकता है तो उसका टाइम क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आप मोशन स्टडी के जरिए एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं अननेसेसरी चीजों को और बेहतर अपने काम का एफिशिएंसी बढ़ा करके कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से टास्क, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता जो है वो दुगनी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही स्टडीज आपको समझी होंगी, सबसे पहले फटीग स्टडी और दूसरी मोशन स्टडी अभी हमने देख ली है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट्स की ओर। तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है मेथड स्टडी। जी हां, मेथड स्टडी, यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। जी हां दोस्तों, मेथड और टाइम, जी हां, मेथड और टाइम। मेथड स्टडी की जब बात आती है तो याद रखिए एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। तो ऐसे ही जब बहुत सारे काम आसानी से हो जाएं तो इसमें तो यार बहुत ही बेहतरीन होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का काम है कि किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट मेथड चूज करना, परफेक्ट और एक्यूरेट मेथड चूज करना। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सा है ये ढूंढना होता है मेथड स्टडी। और इसीलिए देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क for best quality and cost effectiveness. Identifying the best method of doing a particular job is important। यानी आपका पैसा बचे, आपका समय बचे और आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएं, इसीलिए होती है मेथड स्टडी, क्योंकि ये आपको बेस्ट मेथड ढूंढने में मदद करेगी। बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर, ये एक टास्क तो चैलेंजिंग है भाई, कौन से 4 तरीके हैं, अब वो 4 में से बेस्ट कौन सा ये फाइंड आउट करना चैलेंजिंग तो जरूर है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, इससे टाइम वेस्ट कम होता है, रॉ मटेरियल को भी वेस्ट होने से बचाता है और इंप्रूव करता है
द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस, यानी जो रिसोर्सेस उपलब्ध है ना उसकी यूटिलिटी बढ़ती है और बेहतर तरीके से काम हो पाता है, उनका वेस्टेज भी कम हो जाता है। इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेथड स्टडी राइट मेथड को चुनने के लिए है। बढ़ते हैं अगली स्टडी की ओर। तो यहां पर अगला स्टडी है टाइम स्टडी। किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा वो टाइम स्टडी से पता लगा सकते हैं। कई लोग जानबूझ के आसान से काम को आराम आराम से करते हैं। आज का दिन निकल जाए, मंडे को करेंगे, कल सैटरडे संडे सोएंगे। टाइम कौन से कार्य को कितना लगना चाहिए ये अगर मैनेजमेंट डिफाइन कर दे ना, प्रॉपरली डिफाइन कर दे, तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ सकती है और वो सही टाइम पे सही चीजें कर सकता है। इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक टास्क करने में एम्प्लॉय को कितना समय लगता है ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। जी हां, ईच एलिमेंट फॉर वर्क इज डिटरमाइंड। इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम। इससे हम क्या करते हैं, किसी काम को करने का एक फिक्स टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये काम 2 घंटे में हो जाना चाहिए, ये काम 4 घंटे में हो जाना चाहिए, ये काम 1 दिन में हो जाना चाहिए। तो जब हम एक स्टैंडर्डाइज टाइम सेट करते हैं ना तो एम्प्लॉय को भी लगता है कि नहीं यार इतने में करना ही है, बॉस ने बोला है मतलब इतने में हो सकता है इसलिए तो उसने बोला है। यस, और इसी के साथ साथ इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। इसी से तो काबिलियत पता चलती है कि एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है और कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क। खर्चा जो एक्स्ट्रा जा रहा है एक्स्ट्रा टाइम के साथ वो भी बचाया जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों वर्क स्टडी के अंदर FMT याद रखना है आपको। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला वर्क स्टडी है जिसमें FMT फटीग स्टडी, मेथड एंड मोशन स्टडी और अभी हमने देख लिया टाइम स्टडी। उम्मीद करता हूं ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। जरूर इसकी लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो पार्ट है ना दोस्तों वो है अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से फंक्शनिंग होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, कामकाज कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, ये यहां पर FW टेलर हमें सिखाते हैं इन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टेक्निक की ओर जो है एकदम आसान सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर दोस्तों मैं खास बात आपको बता दूं कि प्लानिंग को है ना, प्लानिंग को अलग किया गया है, प्लानिंग को अलग किया गया है इंप्लीमेंटेशन से। यस, प्लानिंग को अलग किया है इंप्लीमेंटेशन से, ये बात खास है, आपको ध्यान रखनी है। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। ये बात दिमाग में ले लो। प्लानिंग करने वाले टॉप पीपल, टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल, और इंप्लीमेंट करने वाले ग्राउंड लेवल, लोअर लेवल के लोग, यानी जो फोरमैन हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो नीचे काम कर रहे हैं, मशीनों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को इंप्लीमेंटेशन का काम करना है और टॉप लेवल वाले प्लानिंग करेंगे और बताएंगे कि कैसे करना है। तो ये बाइफर्केशन जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टेलर बता रहे हैं। और यहां पर वो कहते हैं दिस मींस दैट प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। ये बंटवारा जब होगा ना तो आसान हो जाएगा काम। ये बंटवारा जब होगा तभी काम और अच्छे से होगा। यस, thus every worker will be supervised by 2 different sets of supervisors. He recommended total 8, कितने? Total 8 foremen to control the various aspects of production. यानी भाई साहब ये जो हमारे FW टेलर है ना, इन्होंने कहा है कि टोटल 8 फोरमैन होने चाहिए। 8 फोरमैन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग चीजों को संभालने वाले 8 लोग मांगते, और ये 8 लोग जो हैं एकदम बारीकी से हर एस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे। ये कहते हैं सबसे पहले प्लानिंग लेवल की बात करूं तो प्लानिंग लेवल में ये कहते हैं एक होना चाहिए रूट क्लर्क, एक इंस्ट्रक्शन क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक डिसिप्लिन इंश्योर करने वाला क्लर्क। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं एकदम सिंपल सी बात। यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए। हम पहले देख रहे हैं प्लानिंग लेवल। यस, ये प्लानिंग लेवल की जब बात आती है ना, यस, ये जो प्लानिंग लेवल की बात आती है तो प्लानिंग लेवल पे सबसे पहले आप समझिए 3 क्लर्क सजेस्ट कर रहे हैं। कितने क्लर्क सजेस्ट कर रहे हैं हमारे टेलर भाई साहब? भाई 3 क्लर्क। एक है रूट क्लर्क, एक है इंस्ट्रक्शन देने वाला और एक टाइम चेक करने वाला, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क,
और आखिर में डिसिप्लिन चेक करने वाला। तो 4 लोग उसने यहां पर प्लानिंग पे बताए हैं और 4 इंप्लीमेंटेशन पे। पहले प्लानिंग लेवल को समझ लीजिए। देखिए प्लानिंग अलग, इंप्लीमेंटेशन अलग। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो पॉइंट है टेक्निक का, यहां पर आपको 2 हिस्से में इसे बांटना है। सबसे पहला प्लानिंग लेवल और दूसरा है इंप्लीमेंटेशन लेवल। तो यहां पर तो सबसे पहले प्लानिंग लेवल की बात करें तो 3 क्लर्क्स याद रखिए। कितने क्लर्क? 3 क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क और इंस्ट्रक्शन। तो रूट क्लर्क यहां दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या करता है? तो इट टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। एक मशीन का काम होगा, उसके बाद कौन सी मशीन पे काम जाएगा, ये समझाने का काम रूट क्लर्क करता है। क्योंकि रूट का मतलब ही होता है रास्ता, पाथ। तो वो पाथ बताता है, डायरेक्शन देता है कि यार पहले यहां, फिर वहां, फिर यहां से कटाई होगी तो यहां पे छटाई होगी, यहां से आगे बढ़ेंगे और वहां से फोल्डिंग करके पैकिंग हो जाएगी। तो ये जो पाथ होता है, डायरेक्शन देने का काम है ना, वो रूट क्लर्क करता है। इसके बाद दोस्तों इंस्ट्रक्शन की बात आती है। तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर देने वाला आदमी होता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। ही रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क, यानी सभी को ज्ञान देता है, सभी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई इस तरह से काम होना चाहिए, ऐसे ऐसे काम को कीजिए, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और इसी से काम आपका हो जाएगा। बात करें दोस्तों तीसरे क्लर्क की, तो ये है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जाहिर सी बात है, इट डिटरमाइंस द टाइम इन विच वर्क शुड बी डन एंड खर्चा कितना होगा वो भी चेकआउट करने का काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का होता है। तो प्लानिंग लेवल में देखिए क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले रूट डिसाइड हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस डिसाइड हो रहे हैं और फिर टाइम और कॉस्ट क्लर्क पूरा टाइम समझ लेता है कितना लगेगा और कॉस्ट खर्चा कितना लगेगा वो समझ लेता है। आखिर में डिसिप्लिन तो भैया होनी चाहिए। ये तो हमारे हेनरी फ्योल ने भी कहा था कि यार डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सफलता हासिल ही नहीं करेगा, और इसीलिए डी से डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ensures that the workers are working as per factory rules, as per factory rules। कायदा पाडायचा म्हणजे पाडायचा, ये बहुत सिंपल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही कामकाज होना चाहिए, यही यहां पर बताया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक का नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल्स हैं, एक है प्लानिंग लेवल और एक है इंप्लीमेंटेशन लेवल। प्लानिंग लेवल के अंदर 4 पॉइंट्स याद रखिए। 3 क्लर्क डिसिप्लिन, 3 क्लर्क डिसिप्लिन, 3 क्लर्क डिसिप्लिन। पहला क्लर्क रूट क्लर्क, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और चौथा डिसिप्लिन। तो इस प्रकार से प्लानिंग लेवल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले लेवल पर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ही अगले लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये जो अगला लेवल निकल कर के आता है दोस्तों, ये है आप देख सकते हैं यहां पर एट इंप्लीमेंटेशन लेवल। यस, इंप्लीमेंटेशन। और वहां प्लानिंग में क्लर्क लोग थे, यहां पर बॉस लोग हैं। यहां पे कौन है? बॉस लोग हैं। यहां पे कौन है? बॉस लोग हैं। यस, यहां पर है सबसे पहले गैंग बॉस, फिर है स्पीड बॉस, फिर है रिपेयर बॉस और फिर है इंस्पेक्टर। उधर 4 इधर 4। हमारा टेलर बोलता है भाई 8 लोग चाहिए। प्लानिंग में 4, इंप्लीमेंटेशन में 4। प्लानिंग में 4, इंप्लीमेंटेशन में 4। और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला गैंग बॉस क्या करता है? गेट्स द वर्क डन। एक्चुअल में काम करवाने वाला कोई है तो वो है गैंग बॉस। इसके अलावा स्पीड बॉस, तो स्पीड बॉस क्या करता है? इंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। भाई जो समय दिया है उतने में ही काम हो जाना चाहिए। यार वो टाइम और कॉस्ट वाला आइटम था ना, क्लर्क अपना वो बताता है कि 2 घंटे में काम होना चाहिए, तो 2 घंटे में काम करवाएगा कौन? स्पीड बॉस काम करवाएगा। इसी का टास्क है ये। ही एंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड, दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। बात करें रिपेयर बॉस की, तो नाम ही इसके नाम के अंदर ही रिपेयर छुपा हुआ है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि ये जो रिपेयर बॉस है, ही हैंडल्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। कोई मशीन खराब हो गई है तो उसका रिपेयरिंग करवाना, उसका मेंटेनेंस करना, ये सारा काम जो है रिपेयर बॉस करता है। और ये अनुमान आमतौर पर होते रहना चाहिए ताकि मशीनरी खराब ना हो जाए, मशीनरी का मेंटेनेंस रहे, सिक्योरिटी रहे, और ये कहीं कल को जाके पूरी खराब हो गई तो प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए टाइम टाइम पे उसका मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी है। आखिर में बात करते हैं इंस्पेक्टर की, तो भैया इंस्पेक्टर तो बहुत जरूरी है। ये सैल्यूट वाला इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन ये वो है जो टाइम टाइम पे चेकिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, देखता है कि सारे दूसरे जो हैं वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द
स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम को कंप्लीट करने का जो समय दिया है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, ये इंस्पेक्टर चेक करता है। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees. तो बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्निक के जरिए टेलर क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है प्लानिंग और दूसरा हिस्सा है इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग में 4 लोग, इंप्लीमेंटेशन में भी 4 लोग। प्लानिंग में क्लर्क 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 डिसिप्लिन, और यहां पे बॉस 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 इंस्पेक्टर, बॉस 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 इंस्पेक्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, इसके जरिए आपको ये टेक्निक समझी होगी। टेक्निक का नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब छोटी छोटी दूसरी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। दोस्तों जो अगली टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर टेलर कह रहे हैं मैनेजमेंट से कि भाई सिलेक्ट भी सोच समझ के करो, साइंटिफिकली सोच के ही एम्प्लॉय को काम पे रखो। तुम अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे रखोगे तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इसीलिए साइंटिफिकली एनालिसिस करना चाहिए कि यार ये व्यक्ति इस काम के लिए काबिल भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 10th पास को अकाउंटेंसी का काम सिखाने जाओगे या करवाने जाओगे तो तकलीफ में पड़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको उसके लिए अकाउंट्स ग्रेजुएट की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट अकाउंट्स ग्रेजुएट की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिए आपको सिलेक्शन और ट्रेनिंग भी उस प्रकार से ही करनी चाहिए कि यार काम एकदम एफिशिएंटली हो सके। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यहां पर दोस्तों मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्संस फॉर द राइट जॉब्स बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स। क्या करेंगे तो भाई एक फिक्स जॉब तो स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितना क्वालिफिकेशन चाहिए वो सोच लीजिए, वो डिसाइड कर लीजिए। एज पर रिक्वायरमेंट एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। पहले से डिसाइड किया, ऐसे नहीं कि इंटरव्यू में आ गए 10-20 लोग तो बस उसी में से छांट लिया, उसी में से चुन लिया, किसी एक को रख लिया। आपका स्टैंडर्ड पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा व्यक्ति चाहिए, आपको क्या आउटपुट निकालना है, क्या एफिशिएंसी चाहिए, उस हिसाब से आप चुनिए। Yes, in an impartial way, after selection, management should also provide them proper training programs. तो यहां पर ये भी टेलर कहते हैं कि खाली सिलेक्ट मत करो, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग भी दो। आपने देखा होगा कई कॉल सेंटर्स में, कई बीपीओज में, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्कर को यानी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद उन्हें 2-2.5 महीने तो ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग भी पगार के साथ मिलती है बस। और ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में वो सीखता है कि और अच्छे से बेटर तरीके से काम कैसे करना है, किस तरीके से कंपनी चाहती है कि वो काम करे, प्रॉपर स्टैंडर्ड समझ लेता है और उस हिसाब से आउटपुट अच्छा दे पाता है। तो ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ऐसा यहां पर टेलर मानते हैं। दैट इज व्हाई द पॉइंट सेज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। इसी से तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसी से तो काबिलियत बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। तो यहां पर एक और छोटी सी टेक्निक हमने पढ़ ली, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले पॉइंट की यहां पर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट जो है वो निकल करके आता है एकदम आसान सा कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन। क्या? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो मशीनरी यूज हो रही है ना वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कैसे उसका इस्तेमाल करना है, एनवायरनमेंट को हानिकारक नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट का रोल है कि भाई एकदम एफिशिएंट काम हो, विदाउट वेस्टेज काम हो। रिसोर्सेज जो है ना वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, स्पॉइल नहीं होने चाहिए। मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो बेस्ट काम निकालें। यस, विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेटेड, टेलर ने बताया that standardization of tools and equipments is necessary. Standardized working environment and methods of production help to reduce, याला ब्रैकेट मध्ये टाका, एकदम मस्त है ये पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। help to reduce spoilage and wastage, helps to reduce spoilage and wastage, helps to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers, and it improves क्वालिटी ऑफ वर्क। यानी यार अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, इससे वेस्टेज कम होता है, काम फटाफट फास्ट होता है, फुल टू फटाक होता है, तो फिर यार आपका जो क्वालिटी है ना वो भी इंप्रूव होगा और बहुत जबरदस्त से आप तेजी से फास्ट आउटपुट भी दे पाएंगे। बात करें अगले टेक्निक की तो 5वीं टेक्निक यहां पर निकल करके आती है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। मैं तो इस बात में बहुत बिलीव करता हूं कि यार
टास्क सेटिंग है ना पहले ही हो जाना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट भी है ना तो ये फॉलो कीजिए। आपको रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि यार कल उठूंगा तो मैं क्या क्या काम करूंगा, कल सुबह उठ करके मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, कितना एंजॉय करना है, कितनी देर मोबाइल पे गेम खेलनी है, कितनी देर इंस्टाग्राम पे बिताना है। टास्क सेटिंग जब हो जाता है ना तो आपको पता होता है कौन से टाइम पे आपको क्या करना है। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, बस बैठे नहीं रह जाते, खो नहीं जाते किसी चीज में जब आपकी टास्क सेटिंग परफेक्ट होती है। और वही टेलर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, एक कंपनी में, एक ऑफिस के अंदर टास्क सेटिंग होनी चाहिए। फेयर होना चाहिए कि यार एक दिन में या आज के दिन में कितना काम करना है ये पता होना चाहिए एम्प्लॉय को। यस, फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, ये वर्ड याद रखिए आप। फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, क्या फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क म्हणजे आज मला ऑफिस मध्ये जाऊन काय काम करायचं आहे, किती काम करायचं आहे ते तुला माहित असलं पाहिजे आणि तेव्हाच तू बेस्ट काम करू शकतोस। सायंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टंट टू प्रिव्हेंट द एम्प्लॉइज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉइज विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स गिवन एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर रिकॉर्ड। क्या मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकता है, कंट्रोल रख सकता है ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी बस कोई आके ऑफिस में ऐसे ही बैठा नहीं हुआ है, कोई ऐसी टाइम पास नहीं कर रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको मालूम रहेगा कि साला आज मेरे को इतना काम करके ही घर पे जाने का है वरना मेरी पगार कट जाएगी। अगर उसको पता होगा कि यार इतना काम है, मेरा डेली टास्क है, ये मुझे करना है, तो फिर वो वर्कफोर्स का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा और वर्कफोर्स बहुत अच्छे से काम भी कर पाएगा। यही होता है दोस्तों साइंटिफिक टास्क सेटिंग। उम्मीद करता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे। 2 पॉइंट्स अभी हमने देखे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड साइंटिफिक टास्क सेटिंग। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। तो दोस्तों आखिरी पॉइंट जो यहां पर निकल करके आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो है डिफरेंशियल। जी हां, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। दोस्तों याद रखिए ये पगार देने से रिलेटेड प्लान है। यार पगार किसको कितनी मिलनी चाहिए, किसको ज्यादा किसको कम मिलनी चाहिए, इसके बारे में टेलर भाई साहब ने एकदम साइंटिफिकली सोच करके निर्णय लिया। ये मैनेजमेंट को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि यार एक ऐसा वेज रेट प्लान बनाओ ना कि जो काम स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है और स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा करता है ना, उसको ज्यादा पगार दो, डिजर्विंग है भाई। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है या स्टैंडर्ड टाइम पे नहीं कर पा रहा है काम को पूरा, तो उसको कम पगार दो, आलसी है साला। याद रखिए यही है तरीका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड। उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए ना यार कि मैं टाइम पे अगर काम कंप्लीट कर दूंगा, कम टाइम में ज्यादा काम कंप्लीट करूंगा, अच्छे से करूंगा, तो मुझे पगार बढ़ा के मिलेगा। ये उसको भरोसा होना चाहिए। यस, टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके जरिए क्या होता है, तो हाइयर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज हु कंप्लीट वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। मतलब यार हाइयर रेट्स उसको मिलते हैं, हाइयर पैसा उसको मिलता है, हाइयर पगार उसको मिलता है जो कम समय में ज्यादा क्वांटिटी का काम कर देता है और बेस्ट क्वालिटी से भी करता है। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, he shall be given lower rate of wages. He shall be given lower rate of wages. जो कम काम कर रहा है, समय पे काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको कम पगार मिलनी चाहिए। This technique motivates the employees to attain हाइयर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी यार कभी तो जो कम काम कर रहा है उसको भी लगेगा कि नहीं यार मैं भी करूं, अच्छे से करूं, ज्यादा करूं, ताकि मुझे भी ज्यादा पैसा मिले। और यही है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। और यहां पर मैं बता दूं, वेजेस अर्न करने के लिए, रेम्यूनरेशन को हाइयर रेट पे लाने के लिए हर कोई ये करता ही है। और ये बेस्ट टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो वेजेस बढ़ाने में बहुत काम आती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स यहां पर समझ में आ गई होंगी आज के इस लेक्चर के अंदर। जी हां, आज के इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हमने बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स देख ली हैं, जहां पर आपको मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं तो वर्क स्टडी हमने देखा। वर्क स्टडी के अंदर FMT याद रखना है आपको, फटीग,
मेथड, मोशन और टाइम स्टडी, ये जो है बेस्ट वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखा, प्लानिंग लेवल और इंप्लीमेंटेशन लेवल, चार फोरमैन को बांटा गया है यहां पर। ये अगर आप इतना भी याद कर लेंगे और लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम फिट, मामला हिट और आंसर हो जाएगा सुपर हिट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।